Hello student, good morning, सुप्रभात, वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 हमारा और लेक्चर नंबर 41 है और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिएगा क्लास स्टार्ट करने से पहले तो पहले शुरू रहेगा ताकि आने वाले जो लेक्चर्स भी है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिएगा आज का हमारा आज जो टॉपिक है वो आपके मार्क्स से संबंधित सवाल है। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको उपभोक्ता और वस्तु से संबंधित सारे सवाल करवा दिए थे और आज आपको पढ़ने हैं मार्क्स से संबंधित कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके बुक के अंदर, यानी कि ये जो आपकी बुक्स है इसी बुक से मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब जो करवा रहा हूं। ठीक है, यही किताब है आपकी जो एनसीईआरटी है। ठीक है, तो चलिएगा प्रश्न संख्या 13 प्रश्न तो हो चुके थे। ठीक है, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर थ्योरेटिकल नहीं करा क्योंकि थ्योरेटिकल मैंने आपको ऑलरेडी पहले से पढ़ा दिया, तो वहां से आप नेक्स्ट वीडियो को देखना और अपने डाउट को सॉल्यूशन करते रहना। देखिएगा प्रश्न संख्या 14 कि मान लीजिए बाजार में एक वस्तु के लिए दो उपभोक्ता है। एक वस्तु के लिए कितने उपभोक्ता है? दो उपभोक्ता है तथा उनके मांग फलन इस प्रकार से कि सर D1P बराबर 20P माइनस यानी कि 20P माइनस किसी भी ऐसी कीमत के लिए जो 20 से कम या बराबर हो तथा D1P इक्वल 0 किसी ऐसी कीमत के लिए जो 20 से अधिक हो, जो कैसी हो सर? 20 से अधिक हो। ठीक है, और फिर आगे जो सेकंड पोजीशन दे रखी है कि D2P इक्वल 30P माइनस 2P 30 माइनस 2P किसी भी ऐसी कीमत के लिए जो 15 से कम या बराबर हो, और सेकंड कह रहा है कि D1P इक्वल 0 जो किसी ऐसी कीमत के लिए 15 से अधिक हो। बाजार मान फलन ज्ञात कीजिएगा। आपके पास में दो इक्वेशन है, दो कंडीशंस है। एक तो कह रहा है D1P इक्वल 20 माइनस P और एक है D2P इक्वल 30 माइनस 2P। ये दो कंडीशंस आपको दे रखे हैं और दो कंडीशंस आपको दो कंडीशन बनानी है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में एक तो बताना है कि 20 से कम और इसी के अंदर एक बताना है 20 से अधिक। एक तो 20 से कम और एक है 20 से अधिक। उसी प्रकार यहां पर भी करना है कि भाई D2P इक्वल 30 माइनस 2P है, एक बार 15 से कम करना है और एक बार 15 से अधिक करना है। ठीक है, तो देखिएगा बाजार मान फलन कैसे करते हैं। मैंने आपके सामने जैसे ही आपके फर्स्ट पोजीशन से ये आपके सामने लिख के दे दिए। ठीक है, अब प्रथम कंडीशन में तो आपको बता रहा है कि 20 से कम, 20 से कम है। ठीक है, तो 20 से कम मतलब ये वाली स्थिति है और इसी के अंदर है कि 20 से अधिक, तो ये आपके 20 से अधिक है, यानी कि प्रथम पोजीशन तो ये आ गई है। अब द्वितीय पोजीशन ये वाली है, ये की है मैंने सिंपली यहां पर लिखी है और ये देख सकते आप देख। ठीक है, D1P बराबर 0, तो ये का ये मैंने यहां पर भी लिख दिया। ये D1 नहीं है, ये D2 है। ये क्या है आपके? D2 है। सवाल में ये रखा है। हाँ, प्रश्न संख्या कौन सा था आपके? 14। ये काम करना आप लोग D2 कर दो। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, D2 करोगे तो आपको लगभग समझ में आ जाएगा, अगर बंद नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं चलेगी। किसी ऐसी कीमत के लिए। ठीक है, अब दो समीकरण बना दो और फिर दोनों समीकरण को जोड़ दो, क्योंकि बाजार मान फलन में क्या होता है? कीमत सेम होती है लेकिन अलग अलग मात्रा का योग किया जाता है। तो उसी प्रकार से मैंने बाजार मान फलन ज्ञात करने तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ो
यानी कि आप देख सकते हैं कि प्रथम कंडीशन में कितनी है, उसकी कीमत 20 है, माइनस p है, ये वाला कंडीशन से, और इसके बाद में ये वाला कंडीशन से, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस का मतलब प्लस, इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया, यानी कि फर्स्ट पोजीशन से और सेकंड पोजीशन से, इन दोनों पोजीशंस को जोड़ दो। अब p p अलग कर दो और को अलग कर दो, तो एक p है, 1p और 2p, कितना हुआ, 3p, और 20 और 30 50, ठीक है। अब आप काम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 15 से अधिक और 15 से कम, ठीक है, तो ये क्या आपके भाजन मान फलन, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, एक बार नोट कर दो। देखिएगा प्रश्न संख्या 15, मान लीजिए वस्तु के लिए, ये वस्तु है और एक वस्तु के लिए कितना उपभोक्ता है, 20 है, ठीक है। मान लीजिए कि एक वस्तु कह रहा है, कितने वस्तु कह रहा है, हाँ कुछ नहीं लिखो, मान लीजिए वस्तु के लिए 20 उपभोक्ता, ठीक है, तो उनके मांग फलन एक जैसे है, वस्तु के लिए कितना उपभोक्ता है, 20 उपभोक्ता है, और उसी वस्तु के लिए कितने कस्टमर आपके पास में, 20 कस्टमर है, और उनके जो मांग फलन है, उनके जो मांग फलन है वो एक जैसे है, मांग फलन कैसे है सर, समान है, ठीक है। तो कंडीशन दे रखी है कि dp इक्वल 10 माइनस 3p, 10 माइनस 3p, जो किसी ऐसी कीमत के लिए जो 10/3 से कम हो या बराबर हो, तथा d1 भी बराबर 0 किसी ऐसी कीमत पर जो 10/3 से अधिक है, तो बाजार मान फलन क्या है, यानी कि मार्केट डिमांड ऑफ फंक्शन, मार्केट डिमांड ऑफ फंक्शन। तो दिया हुआ आपको 20 उपभोक्ता, ठीक है, ये आपको समीकरण में दे रखी है, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन कह रहा है, 10/30 से कम और 10/30 से अधिक, ठीक है ना। तो 10/30 से अधिक वाले कंडीशंस में ये दे रखा है कि 10/30 से अधिक है और ये कम और ये आपको अधिक में, ठीक है। अब देखिएगा बाजार मामला क्या होगा, डीएम मतलब डिमांड, मार्केट ऑफ डिमांड, ठीक है, मतलब फंक्शन, ठीक है। तो ब्रैकेट 10 माइनस 3p इक्वल इनटू 20, 10p माइनस 30p इक्वल कस्टमर कितने हैं, 20। अब दोनों कंडीशन देखना है, अधिक और कम, तो ये आपको मैंने बता दिया कम में, और ये आपको अधिक में बता दिया, ठीक है। तो आपके जो डिमांड ऑफ लेने वाला समीकरण वो इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। बहुत इजी है, आपको ये का ये देर का एक तो करना से अधिक और एक करना से कम में, ठीक है, से कम और से अधिक में, देखिए ये आपको समीकरण दे रखी है और उन्हीं समीकरण से आपको हल करना है। मैंने सॉल्यूशन ऐसे किया है कि मुझे समय अधिक न लगे, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कंडीशंस मैंने लिखी हुई जो दे रखी है कुछ इसके अंदर, और सीधा कहा है कि 15 का 15 से कम बताइए, तो ये कैसा हो रहा है आपके 10/30 से अधिक हो रहा है भाई। देखो 10 माइनस 3 कीजिएगा, 10 माइनस 3 कितना हो रहा है आपके 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 के साथ में, हाँ तो पता चल चुका आपको। तो हो सकता है आपके या नहीं हो सकता भाई, देखिए 20 को मल्टीप्लाई कीजिए 10 के साथ में, 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 के साथ में, तो आपके कितने आ रहे हैं 200, और 3 p को मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 के साथ में, तो कितना आएगा 60। तो ये कैसा है आपके अधिक है या नहीं है, तो जब ये से कम में तो ये आपकी तो बात है, ठीक है। तो नोट कर दो, इसकी शर्त लो, चलेगा। प्रश्न संख्या 16,
ऐसे बाजार को लीजिए जहां केवल दो भुगतान है। मान लीजिएगा वस्तु के लिए उनकी मांगे इस प्रकार दे रखी है, वस्तु की कीमत है और मान दे रखी है D1 और D2। ठीक है, तो आपको क्या करना है सर, बाजार मान की गणना करनी है। तो बिल्कुल आप बाजार मान की गणना कर सकते हैं। कैसे करना है वो देखना। बाजार मान क्या होता है, जिसमें सभी मांगों का योग होगा, जिसमें सभी मांगों का योग होगा। ये आपकी वस्तु की कीमत, पहली मांग D1 और ये D2, यानी कि पहले उपभोक्ता की मांग, दूसरी उपभोक्ता की मांग, और ये आपकी DM। DM कैसे निकलेगा, D1 प्लस D2, D1 प्लस D2। ओके, पहली वस्तु, ये आपकी दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु, चौथी वस्तु, ये आपकी पांचवी वस्तु और ये आपकी छठी वस्तु। ठीक है, अब आपको बाजार मान ज्ञात करना है, तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं। पहले उपभोक्ता की मांग कितनी है, पहला उपभोक्ता वो 1 रुपये पर 9 के बराबर में वस्तु खरीद रहा है, और 2 रुपये पर 8, 3 रुपये पर 7, 4 रुपये पर 6, 5 रुपये पर 5 और 6 रुपये पर 4। दूसरा उपभोक्ता 1 रुपये में कितनी खरीद रहा है, 24, 2 रुपये में 20, 3 रुपये में 18 और 4 रुपये में 16, 5 रुपये में 14 और 6 रुपये में 12। अब बाजार मान क्या होगा, D1 और D2 इन दोनों का योग होगा। तो 24 और कितना हो जाए सर आपके 33, ये कितना हो रहा है 28, ये आपके कितना हो रहा है सर 25, ये आपके कितना हो रहा है सर 22, ये कितना हो रहा है आपके 19 और ये कितना आपके हो रहा है 16। समझ में आया, ये आपकी क्या होगी सर बाजार की मांग। ठीक है, बाजार मान क्या होता है, कीमत तो एक जैसी रहती है, कीमत में भी परंतु संतुल्य होगा, लेकिन जो अलग अलग मांग उपभोक्ता की उन सभी मांगों का योग होता है। ठीक है, कि भाई पहला उपभोक्ता 1 रुपये में कितने ले रहा है, दूसरा उपभोक्ता कितने ले रहा है, इन दोनों का योग बाजार मान। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर दे नोट कर देना इसको। चलेगा, प्रश्न संख्या 22, एक वस्तु की मांग पर विचार करें कि 4 रुपए की कीमत पर कितनी इकाई है, 25 है। ठीक है, 25 इकाई की मांग है, और मान लीजिएगा अगर 4 रुपए वस्तु की कीमत बढ़कर 5 रुपए होती है, 4 रुपए से बढ़कर कितनी हो रही है सर 5 रुपए, तथा परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग घटने कितनी हो रही है 20 इकाइयां। तो कीमत रोज ज्ञात कीजिए, कीमत रोज की गणना कीजिए। तो देखिएगा कैसे करना है, कीमत और यहां पर मैं रखता हूं मात्रा। ठीक है, क्योंकि मुझे डेल्टा क्यू और डेल्टा पी ज्ञात करना है, डेल्टा क्यू और डेल्टा पी।
तो यहाँ पर तो मैं लिख लेता हूँ पूर्व की, ठीक है, यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ पूर्व की और यहाँ पर बाद की। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा सर, डेल्टा पी और डेल्टा क्यू। ओके, डेल्टा पी का मतलब क्या है, कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। पी का मतलब है प्रारंभिक कीमत, डेल्टा क्यू का मतलब है मात्रा में परिवर्तन। और Q का मतलब क्या हुआ सर, प्रारंभिक मात्रा या पूर्व की मात्रा। ठीक है, अब देखिएगा पहले वस्तु की कीमत कितनी थी सर, 4 रुपए, और फिर 4 से बढ़कर कितने हो रही है, 5 रुपए। कीमत बढ़ी है लेकिन मात्रा क्या हो रही है सर, कम हो रही है। 25 से घटकर कितने हो रही है, 20 है। 25 से घटकर कितने हो रही है सर, 20 है। तो ये यहाँ पर कितना हो रहा है सर, यहाँ पर कितना हो रहा है सर, तो आप लोग देख सकते हैं एक का परिवर्तन हुआ, कितने का परिवर्तन हुआ सर, एक का। और यहाँ पर कितना का सर हुआ, 5 का। यहाँ पर कितना हुआ सर, 5 का। यानी कि मेरा डेल्टा पे कितना है सर, 1 रुपए। ठीक है, और प्रारंभिक कितनी है सर, तो 4 रुपए। मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है सर, तो मात्रा में हो रहा है 5 का परिवर्तन। और प्रारंभिक मात्रा कितनी है सर, तो क्या होगी 25। अब मुझे मान की रोज ज्ञात करनी है, तो बिल्कुल सर आप याद कर सकते हैं, कीमत रोज ज्ञात करनी है, यानी कि ईपी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो ईपी बराबर डेल्टा क्यू कितना है सर, 5 है, बटे डेल्टा पी 1 है। ओके, यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं। पी प्रारंभिक कीमत कितनी है सर, 4 है, और प्रारंभिक मात्रा कितनी है सर, 25 है। ठीक है, ये बराबर, अब आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो ये लगभग आपके कितना होगा सर, 1 और ये आपके 5। अब देखिएगा 4 में 5 का भाग देना है, तो आपकी लोच कैसे होगी सर, 0.8 होगी इसकी मान की लोच। समझ में आई है, तो नोट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। चलेगा, प्रश्न संख्या 23 कि मांग वक्र dp बराबर 10 माइनस 3t को लीजिए और एक की कीमत 5/3 पर लोच क्या होगी। ठीक है, तो देखिएगा मैंने इसको हल कर दिया है, इस टाइम जा रहा है इसलिए। देखिएगा दिया हुआ समीकरण है जिसमें आपको कह रहा है कि q बराबर a माइनस bp, यानी कि ये वाला कंडीशन से लिखिए, आपको कीमत दे रखी है और आपको ज्ञात क्या करना है सर, मात्रा। ठीक है, मात्रा तो ज्ञात करनी है लेकिन साथ में आपको उसकी लोच भी बतानी है। तो q बराबर a माइनस bp कर दिया है, यानी कि इसको a मान लो और इसको b, और p दे रखा प्राइस, इसी को मैंने समीकरण के अंदर लिख दिया है। फिर इसको अलग अलग कर दिया है कि a कितना है सर, 10 है, फिर b कितना है सर, 3 है। ठीक है, और p कितना है सर, 5/3। समझ में आया आपको, बिल्कुल सर। अतः ये आपके समीकरण के रूप में बना दिया मैंने कि bp बटे a माइनस bp, यानी कि इसको ऊपर रखो और इसको नीचे रखो। ठीक है, अब इसी तरह मैंने इसके अंदर डिजिट को रख दिया है और फिर आपको हल करते जाना है। ठीक है, तो 3 इंटू 5/3 भाग 10 माइनस 3 इंटू 5/3। अब आप इसको काट दो
आपके 5 को माइनस के साथ काटोगे तो -5, ठीक है। 3 को 30 से काटो 10 - 5, ठीक है। और फिर आप इसको सॉल्यूशन कर देना, -5 पे 5 तो माइनस का 1, तो आपकी मान की वैल्यू कैसे हो जाएगी -1, ठीक है। नोट कर दो। नेक्स्ट 23वां सवाल, चलेगा। प्रश्न संख्या 24, मान लीजिए किसी वस्तु की मांग की कीमत -0.2 है और यदि वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होती है तो वस्तु के लिए मांग में कितने प्रतिशत कमी आएगी? तो देखिएगा, ईडी बराबर मांग में या मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, देखो एक बात, ठीक है। मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो ईडी बराबर, ईडी कितना दे रखा है आपके मांग की लोच, तो ये आपकी दे रखी है मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच है ना, हाँ ये मैंने गलत लिखा है, मांग की कीमत लोच, हाँ। तो मांग की कीमत रोज कितनी है सर? -0.2 है, -0.2 बराबर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है आपको, तो बिल्कुल से निकाल देंगे, कोई हरकत नहीं है। मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में कितना परसेंट हो रहा है सर? 5% है, बिल्कुल। अब ये भाग में इधर भेज दो बराबर के उससे, तो सर वस्तु के लिए मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 0.2 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ रहा सर? ये माइनस में वापस, बिल्कुल। तो ये आपके कितना आ रहा सर? मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, तो अतः मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, या ये लिख सकते हैं कि मात्रा में 1% का परिवर्तन किया जाएगा, 1% की कमी आएगी, 1% की कमी आएगी, 1% की कमी आएगी। ओके, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न तो थ्योरेटिकल है लगभग, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझते हुए आपको बताना है कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा। नोट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या कह रहा है कि मान लीजिए किसी एक वस्तु की मांग की कीमत रोज कितने -0.2 है और यदि वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होती है तो उस पर होने वाला जो व्यय वो किस प्रकार प्रभावित होगा। तो मैंने आंसर लिख लिया है क्योंकि थ्योरेटिकल में लिखने में समय काफी जाता है। यहाँ पर कीमत रोज कितनी -0.2 है, ठीक है। और वस्तु की कीमत रोज कैसे इकाई से
कम है। कैसी है? 21 से कम है, ठीक है। यानी कि कैसी होगी इसलिए बेरोजगार, कैसी है इसलिए बेरोजगार। समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। हाँ, एक सेकंड ये ध्यान रखना। हाँ, 21 से कम है, ठीक है। मान कैसे बेरोजगार, अतः वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से कुल व्यय में भी समान दिशा में क्या होगा सर? परिवर्तन होगा, ठीक है। और कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता द्वारा व्यय की जाने वाली राशि में भी क्या होगी सर? वृद्धि होगी, यानी कि समान रूप से क्या होगी सर? वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। मान लीजिएगा किसी वस्तु की कीमत में 4% की अगर गिरावट हो रही है और उसी के अगर स्वरूप उस पर होने वाले 2% की अगर वृद्धि होती है, उस पर 2% की अगर वृद्धि होती है, तो मांग की लोच के बारे में आप क्या कहेंगे? तो जाहिर सी बात है कि कीमत में परिवर्तन की जो विपरीत दिशा में व्यय में भी परिवर्तन हो रहा है, कीमत और कुल व्यय में कैसा परिवर्तन हो रहा है? विपरीत है, यानी कि ऑपोजिट है, ठीक है। तो कीमत के स्वरूप उपभोक्ता के कुल व्यय में वृद्धि हो रही है। समझ में आया? यानी कि कैसे हो जाएगी? कैसे अधिक, कैसे अधिक हो जाएगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपके अंदर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ में चैप्टर क्या हो गया आपके कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, उत्पादन एवं लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है। तो उपभोक्ता के व्यवहार के अंदर आप लोगों ने उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, वापस उदासीनता क्या है, बजट रेखा क्या है, वापस आपने स्टेटमेंट छह देखा कि बजट रेखा और उदासीनता पर आप आपस में टच करेंगे, वहां पर उपभोक्ता संतुलन की समझ में आएगा, ठीक है। उसी प्रकार मांग के अंदर देखा कि मांग क्या होती है, मांग कितने प्रकार की होती है, मांग को प्रभावित करने वाले घटक, वापस मांग अनुसूची क्या होती है, मांग में विस्तार एवं संकुचन। उसके बाद में आपने देखा था कि मांग वक्र है वो ऋणात्मक जो होता है, मांग के नहीं लागू होने के कारण क्या है, मांग की लोच क्या होती है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक, मांग की लोच की श्रेणियां, मांग लोच को मापने की जो 5 विधियां थी वो कौन कौन सी थी? कुल व्यय विधि, गणितीय विधि, यानी कि इसको आप आनुपातिक विधि कहते हैं, प्रतिशत विधि, बिंदु लोच विधि और चाप लोच विधि, ये 5 प्रकार की विधियां थी। फिर आपने कहा कि मांग की लोच के महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो आपने देख लिए। और फिर आपको मैंने उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है तो वो करवा दिए, ठीक है। तो इस चैप्टर की आपके टोटल 41 वीडियो है, 41 वीडियो है सेकंड चैप्टर की। तो अच्छे से अगर देखना है तो 41 वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएगा, ओके। तो थैंक्स सो मच। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 30 प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट के अंदर, तो थैंक यू, ओके, बाय।